नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार न्यूज प्लस पर। आपके साथ में प्रीता चौहान। आइए अब हम आपको दिखाते हैं आज की बड़ी खबरें। स्टार न्यूज प्लस पर बने रहिए आप मेरे साथ। ऐसी ही बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। वक्फ संशोधन कानून को लेकर देश की राजनीति में गर्माहट है। जहां एक तरफ पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं, तो वहीं एनडीए में दरार बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब एनडीए के सहयोगियों ने इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। जेडीयू के कई नेता अभी तक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर चुके हैं और अब किशनगंज के जेडीयू नेता और जिलाध्यक्ष मुजाहिद आलम ने भी वक्फ बिल का विरोध किया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बिल के खिलाफ याचिका दायर की है। मुजाहिद आलम 2023 में किशनगंज से जेडीयू के लोकसभा प्रत्याशी थे। सिर्फ यही नहीं, मणिपुर में बीजेपी की सहयोगी पार्टी नेशनल पीपल्स पार्टी के विधायक शेख नरुल हसन ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इसके अलावा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने नए वक्फ कानून के विरोध में 11 अप्रैल से देशव्यापी वक्फ बचाओ अभियान की शुरुआत कर दी है। बोर्ड का दावा है कि यह अभियान पूरी तरह शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक होगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसे वक्फ बचाओ संविधान बचाओ अभियान का नाम दिया है, क्योंकि उनका मानना है कि ये विधेयक वक्फ संपत्तियों की स्वायत्तता को नुकसान पहुंचाएगा और ये इस्लामी मूल्यों, शरीयत, धार्मिक स्वतंत्रता और भारतीय संविधान के खिलाफ है। अभियान का पहला चरण 11 अप्रैल से 7 जुलाई 2025 तक 87 दिनों तक चलेगा। इस दौरान 1 करोड़ हस्ताक्षर एकत्र कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपे जाएंगे। बोर्ड का कहना है कि ये अभियान वक्फ संपत्तियों की रक्षा और संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए है। अब देखना होगा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपने इस अभियान में कितना सफल होता है। अब मुस्लिम संगठनों के आंदोलन ने तो मोदी सरकार की टेंशन बढ़ाई दी है, वहीं सहयोगियों ने भी परेशान कर दिया है। मुंबई की धारावी स्लम को आधुनिक बनाने की बात कहकर महाराष्ट्र सरकार और अडानी ग्रुप एक ऐसा फैसला ले रहे हैं जो न सिर्फ पर्यावरण नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, बल्कि लाखों लोगों की जिंदगी को संकट में डाल सकता है। पिछले साल अक्टूबर में विधानसभा चुनावों की घोषणा से पहले सरकार ने धारावी पुनर्विकास परियोजना के तहत 50,000 से 1 लाख लोगों को डेओनार लैंडफिल, मुंबई के सबसे बड़े कचरा डंप पर बसाने का प्रस्ताव किया। ये प्रोजेक्ट अडानी ग्रुप की अगुवाई में चल रहा है, जिसमें सरकार उसका साथ दे रही है। इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया कि ये फैसला केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि सीपीसीबी के नियमों को ठेंगा दिखाती है। सीपीसीबी के 2021 के नियम कहते हैं कि कचरा डंप पर घर या स्कूल नहीं बनाए जा सकते हैं और आसपास 100 मीटर तक कोई निर्माण नहीं होना चाहिए। लेकिन डेओनार तो सक्रिय कचरा डंप है, जहां से हर घंटे 6202 किलो मीथेन गैस निकलती है और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पानी यानी कि लीचेट जमीन व पानी को दूषित करता है। 2024 की सीपीसीबी रिपोर्ट ने इसे देश के 22 सबसे खतरनाक मीथेन हॉटस्पॉट्स में शामिल किया। फिर भी सरकार और अडानी ग्रुप इस जमीन पर लोगों को बसाने की जिद क्यों कर रही है? धारावी के 600 एकड़ में से 296 एकड़ पर यह प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसे नवभारत मेगा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड देख रहा है। इसमें अडानी की 80% और सरकार की 20% हिस्सेदारी है, जबकि 1.5 लाख पात्र लोगों को धारावी में मुफ्त घर देने की बात कही गई है। 50,000 से 1 लाख अपात्र लोगों को डेओनार में किराए के घरों में शिफ्ट करने की योजना है। बता दें कि सितंबर 2024 में बीएमसी ने डेओनार की 124 एकड़ जमीन, जहां 80 लाख टन कचरा पड़ा है, इस प्रोजेक्ट के लिए दे दी। आखिर सरकार और अडानी ग्रुप को गरीबों की जिंदगी से खिलवाड़ करने की इजाजत कैसे मिल रही है? इस फैसले से कई सवाल उठ रहे हैं। अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गवार्ड ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों यानी कि ईवीएम को हैकिंग के लिए असुरक्षित बताते हुए देश भर में पेपर बैलेट लागू करने की मांग की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में एक कैबिनेट बैठक में गवार्ड ने वोटिंग मशीनों की सुरक्षा खामियों के सबूत भी पेश किए। उन्होंने कहा, लंबे समय से हमारे पास सबूत है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम हैकर्स के लिए असुरक्षित है और वोटों के परिणामों में हेरफेर के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। पेपर बैलेट से मतदाताओं को चुनावी प्रक्रिया पर भरोसा बढ़ेगा। ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिससे अमेरिका में चुनावी सुरक्षा पर बहस तेज हो गई है। बता दें कि पिछले साल टेल्सा और स्पेस एक्स के सीईओ एलन मस्क ने भी ईवीएम पर सवाल उठाते हुए कहा था, हैकिंग का जोखिम भले ही कम हो, फिर भी बहुत ज्यादा है। इधर भारत में भी ईवीएम की विश्वसनीयता पर विपक्षी दल लंबे समय से सवाल उठाते आ रहे हैं। कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियां अक्सर दावा करती हैं कि ईवीएम में हेरफेर संभव है और पेपर बैलेट या वीवीपैट के पूर्ण उपयोग की मांग करती है।
हालांकि भारत का चुनाव आयोग इन आरोपों को खारिज करता रहा है, लेकिन तुलसी गबार्ड के इस बयान ने वैश्विक स्तर पर ईवीएम की सुरक्षा पर चर्चा को और भी ज्यादा हवा दे दी है। कांग्रेस की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा का अंतिम दिन रहा। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिहार के सीएम आवास का घेराव करने की कोशिश की। राज्य में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। सचिन पायलट और कन्हैया कुमार के नेतृत्व में सीएम आवास तक मार्च निकाला गया, लेकिन प्रदर्शन में शामिल होने आए राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट चंद कदम चलकर वापस लौट गए। पुलिस की तरफ से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की गई, लेकिन कार्यकर्ता नहीं माने और सीएम आवास की तरफ बढ़ते रहे। जवाब में पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, लाठी भी चलाई गई। सीएम आवास के पास पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। पुलिस के रोकने के बावजूद जब प्रदर्शनकारी नहीं रुके तो कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार और यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भान समेत कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। ये खबर फैलते ही कांग्रेस समर्थकों में नाराजगी बढ़ गई। हालांकि दोनों को 1 घंटे बाद छोड़ दिया गया। सीएम हाउस का घेराव करने निकले कांग्रेसियों का प्रदर्शन महज 1 घंटे में खत्म हो गया। सीएम हाउस से 3 किलोमीटर पहले ही पुलिस ने कांग्रेसियों को रोक दिया। कन्हैया कुमार ने कहा कि सैकड़ों कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। सूचना मिली कि पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है। सवाल ये उठता है कि हम नौकरी मांग रहे हैं, लाठी या वाटर कैनन नहीं। नौकरी दे देंगे तो युवाओं को सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने की जरूरत ही नहीं होगी। आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से बिहार में बेरोजगारी, पलायन, पेपर लीक, परीक्षा में धांधली जैसे मुद्दों को लेकर पटना में पलायन रोको नौकरी दो यात्रा निकाली गई। कांग्रेस के युवा नेता कन्हैया कुमार के नेतृत्व में पटना में सीएम आवास तक मार्च निकाला गया और अब पटना पुलिस की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस ने आपत्ति जताई। सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद घोषित एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव यानी ELI स्कीम को लागू न करने के लिए सरकार की कड़ी आलोचना की है। राहुल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि इस स्कीम के लिए आवंटित 10,000 करोड़ की राशि बिना उपयोग के ही वापस कर दी गई, जिससे बेरोजगार युवाओं को कोई लाभ नहीं मिला। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस ने 2024 के चुनाव में पहली नौकरी पक्की योजना के तहत हर युवा को 1 लाख वार्षिक अप्रेंटिसशिप की गारंटी दी थी, जो बेरोजगारी से राहत दिलाने वाली एक क्रांतिकारी योजना थी। मोदी सरकार ने कांग्रेस के घोषणा पत्र से नकल कर ELI स्कीम की घोषणा तो की, लेकिन इसे लागू करने में विफल रही। ये युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। राहुल ने आगे कहा कि जब देश में बेरोजगारी चरम पर है और युवा हताशा का शिकार हैं, तब सरकार की यह नाकामी न केवल चौंकाने वाली है बल्कि शर्मनाक भी है। कांग्रेस की ओर से बिहार में चल रही पलायन रोको नौकरी दो यात्रा को लेकर भी राहुल ने सरकार को घेरा। राहुल की ये टिप्पणी ऐसे वक्त में आई है जब विपक्ष लगातार बेरोजगारी और आर्थिक नीतियों को लेकर सरकार पर लगातार हमलावर है। अब राहुल के इन आरोपों पर केंद्र की ओर से कोई सफाई सामने आती है या नहीं, ये देखना होगा। पश्चिम बंगाल में मनरेगा के फंड रोकने के मामले में कोलकाता हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। चीफ जस्टिस TS शिवागनानम और जस्टिस चैताली चटर्जी की खंडपीठ ने केंद्र से सवाल किया कि जिन 4 जिलों में फंड के दुरुपयोग का मामला सामने आया, उनको छोड़कर बाकी जिलों में मनरेगा का फंड क्यों रोका गया। कोर्ट ने साफ किया कि धारा 27(2) के तहत जांच के दौरान फंड रोका जा सकता है, लेकिन स्थायी रोक लगाना उचित नहीं है। केंद्र और राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि समस्या का समाधान कर फंड बहाल किया जाए। कोर्ट ने यह भी पूछा कि जिन लोगों को 3 साल से रोजगार नहीं मिला, उन्हें बेरोजगारी भत्ता क्यों नहीं दिया गया। इस मामले में केंद्र और राज्य सरकार को 15 मई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। बता दें कि 9 मार्च 2022 से पश्चिम बंगाल को मनरेगा का फंड नहीं मिला है। चीफ जस्टिस ने बताया कि हुगली, पूर्वी बर्दवान, मालदा और दार्जिलिंग में फंड दुरुपयोग के मामले सामने आए थे। इन जिलों में 5.37 करोड़ रुपए के दुरुपयोग में से 2.37 करोड़ की वसूली हो चुकी है। केंद्र की ओर से ASG अशोक कुमार चक्रवर्ती ने कहा कि 15 जिलों में खातों की जांच की गई, लेकिन कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि उसे केवल 4 जिलों की जानकारी दी गई। कोर्ट ने सवाल उठाया कि बाकी जिलों में स्कीम को क्यों नहीं बहाल किया गया। ये मामला पश्चिम बंगाल में मनरेगा के तहत ग्रामीण रोजगार और विकास पर गहरा असर डाल रहा है। कोर्ट ने TET परीक्षा 2011 के परिणाम को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये कि कोर्ट ने सिर्फ याचिका खारिज ही नहीं की है, बल्कि याचिका दायर करने वाले 6,402 लोगों पर जुर्माना भी लगा दिया है। भारत के इतिहास में शायद ये पहला मौका है जब इतनी बड़ी संख्या में लोगों पर इसलिए जुर्माना लगाया गया है क्योंकि उन्होंने याचिका दायर की है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि याचिका बेसिर पैर की है, जिससे हाईकोर्ट का कीमती समय बेकार हुआ है। कोर्ट ने सभी याचिकाकर्ताओं पर 100 रुपए का जुर्माना लगाया है, यानी 6,40,200 रुपए जुर्माना लगाया गया है। जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी की एकल पीठ ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में पहले ही फैसला दे चुका है, इसलिए इस पर दोबारा विचार नहीं किया जा सकता। जबकि हाईकोर्ट में याचिकाकर्ताओं ने दलील दी थी कि TET 2011 परीक्षा में प्राप्त अंकों को नियुक्तियों के लिए मेरिट को आधार बनाया जाए।
इसके अलावा उन्होंने टीईटी परीक्षा की OMR शीट्स के पुनर्मूल्यांकन की भी मांग की थी। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि परीक्षा के परिणाम 2011 और 2015 के बीच अलग अलग दिन घोषित किए गए थे, जिससे उम्मीदवारों के बीच असमानता उत्पन्न हुई। दूसरी तरफ सरकार की तरफ से दलील दी गई थी। टीईटी परीक्षा केवल पात्रता परीक्षा है, न कि मेरिट का निर्धारण करने वाला कोई चयन मानक। इस मामले में हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि अब इस पर विचार नहीं किया जाएगा। साथ ही 6402 याचिकाकर्ताओं पर 100 रुपए का जुर्माना लगा दिया। ऐसे में एक सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या जब सरकार के किसी फैसले से हजारों लोग प्रभावित हो तो क्या उनके लिए कानून के विकल्प सीमित हो?